हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बेटे आंकिक प्रश्न 7 और 8 के सॉल्यूशन को। इससे के पहले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक संपूर्ण सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं और आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है। देखिए, विद्युत आवेश Q को दो भाग Q1 और Q2 में विभाजित किया जाता है। कोई विद्युत आवेश Q है उसे दो भागों में बांट दिया जाता है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सरल और आसान करने के लिए ये जो लाइन दी है ना, Q1 और Q2 में विभाजित किया जाता है। किसे? Q आवेश को। आप इसे ना मान के मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मान लें कि माना Q आवेश को दो भागों में विभाजित किया गया, तो माना प्रथम भाग किसका? Q आवेश का। Q आवेश का प्रथम भाग। देखिए, Q आवेश का जो प्रथम भाग है हमने अपनी तरफ से मान लिया बेटे वो X। Q आवेश के प्रथम भाग को हमने X मान लिया है। अब द्वितीय भाग को कितना मानेंगे? देखिए, द्वितीय भाग हो जाएगा Q माइनस एक्स। हालांकि क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि Q1 और Q2 दो भाग में विभाजित करना था, बट हमने अपनी सरलता के लिए इन दो भागों में विभाजित कर दिया और इससे थोड़ा इजी भी होगी, कैलकुलेशन आसान होगी, देखते रहना। दो भाग में विभाजित कर दिया और फिर इन्हें R दूरी पर रख दिया गया है। देखिए, हम R दूरी पर रख रहे हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल, अच्छा प्रतिकर्षण बल तब होगा जब यह आवेश और यह आवेश एक समान प्रकृति के होंगे। बेटे, कुछ इस प्रकार से ये आवेश रखे हुए हैं। यहाँ पर ये इस आवेश का मान x है और इस आवेश का मान q माइनस एक्स है और कुछ दूरी पर रख दिए, मान के चलो ये r दूरी पर रख दिए। अब इनके मध्य एक बल लगेगा और प्यारे बच्चों देखो, बल का मान कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू कूलाम के नियम से K इंटू एक्स मल्टीप्लाई Q माइनस एक्स और अपॉन इनके मध्य दूरी के वर्ग। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रतिकर्षण बल ज्ञात होगा। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस प्रतिकर्षण बल के अधिकतम होने की शर्त क्या होगी? इस प्रतिकर्षण बल के अधिकतम होने की शर्त क्या होगी? देखिए, इस प्रतिकर्षण बल के अधिकतम होने की शर्त कुछ इस प्रकार से होगी। प्यारे बच्चों, जब भी आपसे कहे फिजिक्स में कोई भी राशि अधिकतम या न्यूनतम कहे कि यह राशि अधिकतम कब होगी, यह राशि न्यूनतम कब होगी, तब आपको याद रखना है, आपको अवकलन करना है। तब आपको अवकलन करना है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कहे कि यह राशि अधिकतम कब होगी या वह राशि न्यूनतम कब होगी, उस कंडीशन में आपको करना क्या है बेटे? अवकलन। और अवकलन किस तरीके से होता है वो ध्यान से समझना। आप अवकलन के लिए ऐसे करते हो कि जैसे किसी राशि का अवकलन करना है तो d बटे dx या d बटे dt। लेकिन यहाँ पे इस x का मीनिंग क्या होता है? प्यारे बच्चों, x का मीनिंग होता है एक चर पद। x का मीनिंग होता है एक चर पद। चलिए, बात तो समझ में आ गई कि चर पद है। तो अधिकतम प्रतिकर्षण बल प्राप्त करने के लिए हमें इस f का क्या ज्ञात करना होगा? अवकलन। तो हम इस f का अवकलन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा d अपॉन d इंटू f। अब सवाल ये उठता है, सर यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, यहाँ पे वो आएगा जो चर पद हो, जिसे कहते हैं कि इसके सापेक्ष f का अवकलन। अब इसमें से चर पद क्या होगा? देखिए प्यारे बच्चों, k जो है बेटे नियतांक है, r जो है ये भी नियतांक है, नियत है, ये नियतांक है, ये नियत है। q आवेश ये कांस्टेंट। बट यहाँ पे चर जो हो सकता है, वेरिएबल जो हो सकता है, ये x हो सकता है, x का मान ही चर हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे dy dx। ये हो गया इस f का अवकलन। बट इसे किसके बराबर रखें, ये भी समझने की कोशिश करिए। देखिए, इस अवकलन को किसके बराबर रखेंगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि कोई परीक्षा है जिसमें 100 मार्क्स की परीक्षा थी और एक स्टूडेंट्स ने अधिकतम अंक प्राप्त किए,
तो बताइए कितने अंक प्राप्त करेगा वो? 100। लेकिन अगर उस स्टूडेंट्स ने 80 अंक प्राप्त किए तो क्या हम इसे अधिकतम अंक कह सकते हैं? नहीं सर, अधिकतम अंक यही है। अगर कोई भी परीक्षा 100 अंकों की होगी तो उसके अकॉर्डिंग अधिकतम अंक 100 ही होंगे। कोई परीक्षा 50 अंकों की होगी तो अधिकतम अंक 50 ही होंगे। अर्थात ये बात भी क्लियर हो गई कि अधिकतम जो भी होगा वो वैल्यू एक फिक्स रहती है, एक कांस्टेंट यानी एक नियत रहती है अगर अधिकतम वैल्यू हमें प्राप्त करने का है। सेम इसी प्रकार से न्यूनतम भी कांस्टेंट ही रहेगी। 100 नंबर का मार्क्स था, किसी ने कहा न्यूनतम अंक कितने प्राप्त किए, तो न्यूनतम 0। 50 अंक का पेपर था, न्यूनतम अंक कितने, 0, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक क्या होते हैं, कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों याद रखना, कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट यानी नियत का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो हम यहाँ पे भी f का अवकलन कर रहे हैं और f कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों? इसने कहा है अधिकतम बल। जैसे अधिकतम अंक 100 नंबर का पेपर 100 ही नंबर लेकर के आ रहे हैं तो अधिकतम अंक हो गए ना, तो वो अधिकतम अंक क्या हो गए, नियत। यहां पर भी ये बल, क्योंकि इसने कहा अधिकतम बल कब होगा, अर्थात यह बल एक कांस्टेंट की भांति कार्य करेगा, एक नियत राशि बन जाएगा। और नियत का जो अवकलन होता है वो हमेशा, प्यारे बच्चों, एक नियतांक का अवकलन हमेशा 0 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने इसे 0 के बराबर रख दिया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सोल्व होगा कि dy dx, f का मान रखेंगे। f का मान आया था बेटे कुछ इस प्रकार से k इंटू x इंटू क्यू माइनस एक्स और बराबर 0। हमने यहाँ पर केवल f का मान रखा है, जो हमने f का मान ज्ञात किया था। देखिए अब इसका अवकलन किस प्रकार से होगा, k है कांस्टेंट, एक नियतांक, तो बाहर आ जाएगा, इसका अवकलन नहीं होगा। और अपॉन में बेटे आर स्क्वायर भी था। इसी प्रकार से ये दूरी एक नियत राशि है, नियत है, ये भी दूरी नियत रहेगी तो ये भी इस अवकलन से बाहर आ जाएगी। अवकलन किसका होगा, dy dx ब्रैकेट x और q माइनस एक्स, केवल इसका ही अवकलन होगा। अभी प्यारे बच्चों k अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और 0 के जब भाग में आएगा तो इसकी वैल्यू भी सब 0 हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि dy dx x इंटू क्यू माइनस एक्स बराबर 0। अब इसका अवकलन करेंगे। देखिए dy dx ब्रैकेट x की गुना इसमें कर दी qx और x की गुना इसमें करी माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका अवकलन कुछ इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों, अवकलन कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखिए dy dx, ये सूत्र याद रखना, x की पावर n, इसका सूत्र होता है, इसका अवकलन होता है n शुरू में आ जाएगा x और घात में से एक कैंसिल होता है, एक माइनस हो जाएगा, तो d बटे dx। अगर यहाँ पर x की घात 1 हो तो एक घात का अवकलन कैसे होगा, एक शुरू में आ जाएगा x 1 माइनस 1, देखिए कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स की घात 0, 1 इंटू एक्स की घात 0 का मान कितना होता है 1, अर्थात 1। हम कह सकते हैं dy dx और इंटू एक्स, देखिए x के सापेक्ष x का ही अवकलन कर रहे हैं तो कितना आता है, वो 1 आता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो एकदम समझ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों x का मान, x का अवकलन कितना होता है 1। इसी प्रकार 2x स्क्वायर का, देखो x स्क्वायर का जो अवकलन होगा ये हो जाएगा 2x और घात 1 कम हो जाएगी, 2 में से 1 घटा देंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी 2x
इसका अवकलन यहाँ पर ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों को अवकलन करेंगे और आपका आंसर निकल करके आएगा। देखो कैसे, डी वाई डी एक्स, सबसे पहले क्यू एक्स का अवकलन करेंगे, डी वाई डी एक्स, और अवकलन करेंगे क्यू एक्स का माइनस डी वाई डी एक्स, और अवकलन करेंगे फिर एक्स स्क्वायर का बराबर 0। देखिए दो पद हैं, जब भी दो पद होते हैं ना अवकलन में, तो सबसे पहले जो पद है उसे सेम रखते हैं, अर्थात क्यू को सेम रखा, दूसरे पद का अवकलन करते हैं, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस, इस बार दूसरे पद को सेम रखेंगे और पहले पद का अवकलन करेंगे। देखिए क्यू है अचर, और क्यू का जो अवकलन होगा ये हो जाएगा 0, क्योंकि क्यू अचर था, कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई x का अवकलन 1 माइनस, देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 0। तो q के 1 में मल्टीप्लाई करिए q माइनस 2x बराबर 0, और हम ऐसे लिख सकते हैं q बराबर 2x और 2x बराबर q और x बराबर q बटे 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, q बटे 2। प्यारे बच्चों x क्या था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जाइए, क्वेश्चन की शुरुआत में जाइए, तो आप देखोगे हमने x प्रथम आवेश को माना था, q के दो भाग करे थे ना, और पहला भाग कितना था x, तो हमारा पहला भाग निकल करके आ गया x, उसका मान कितना आया है q बटे 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला भाग ये कितना हो जाएगा q/2। अब दूसरा भाग कितना हो जाएगा बेटे, दूसरा भाग कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दूसरा भाग की वैल्यू थी q माइनस x, तो q माइनस x की वैल्यू कितनी आई है q बटे 2, इसे हल करेंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी q बटे 2। ये किसका मान आया बेटे, दूसरा भाग, जब हमने q को दो भाग में विभाजित करा था, पहला भाग ये था, दूसरा भाग ये है, अर्थात अब हम कह सकते हैं कि अगर ये आवेश कुछ इस प्रकार से हो कि इसकी वैल्यू q बटे 2 हो और दूसरा आवेश की वैल्यू भी q बटे 2 हो, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो अब इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, क्वेश्चन ये था कि अधिकतम प्रतिकर्षण बल कब होगा, तो हम कह सकते हैं q आवेश को जब दो भाग में विभाजित करेंगे तो उनके मान q बटे 2 q बटे 2 होने चाहिए, तब उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल अधिकतम होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष पर तीन आवेश कुछ इस प्रकार से वितरित हैं, कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं। बेटे ABC जो चित्रानुसार रखे हैं, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। इस निकाय का हमें द्विध्रुव आघूर्ण, निकाय क्या है, निकाय आपका ये है बेटे, आपका ये त्रिभुज बनना है, तो ये है हमारा एक निकाय, और इस निकाय का ही हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो बेटे तब ज्ञात होगा जब हमारे पास द्विध्रुव हो, और अगर हमारे पास द्विध्रुव ही नहीं है, अगर हमारे पास द्विध्रुव नहीं है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ से ज्ञात करेंगे। अब सवाल उठता है सर द्विध्रुव क्या होता है। प्यारे बच्चों द्विध्रुव वो होता है जिसमें दो एक समान परिमाण के आवेश, जैसे ये Q है और Q है, बट दोनों विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए तो एक माइनस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों माइनस क्यों है, तो ये द्विध्रुव नहीं है। यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस तो है, बट परिमाण में एक समान नहीं है, तो ये भी द्विध्रुव नहीं है, ये भी इसी प्रकार से द्विध्रुव नहीं है। और जब इसमें द्विध्रुव नहीं है तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसे ज्ञात होगा। तो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य होगा वो इसे द्विध्रुव में चेंज करने का होगा। देखिए द्विध्रुव में चेंज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हम इस प्रकार से एक चित्र बनाएंगे, हम इस प्रकार से एक डायग्राम बनाएंगे बेटे। ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में ये भुजा A, ये भुजा B और ये C। यहाँ पर माइनस Q आवेश रखा है, यहाँ पर भी माइनस Q आवेश रखा है, बट इस A पर रखे हुए आवेश
प्लस 2q मैं लिख सकता हूँ q प्लस क्यू, q प्लस क्यू ऐसे लिख सकता हूँ, q प्लस क्यू, q प्लस क्यू। देखिए ये q प्लस क्यू इस बिंदु ए पर ही है, एक q इधर और एक q इधर है, तो बिंदु ए पर ही कुल मिलाकर कितना आवेश 2q। अब ध्यान से देखना, आपका जो बन गया ये विद्युत द्विध्रुव बन गया माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ से माइनस क्यू प्लस क्यू, एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। और विद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा बेटे सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो द्विध्रुव हैं, एक बी से लेकर के ए तक और एक सी से लेकर के ए तक। अभी भी ये द्विध्रुव नहीं है और ना बन सकता भी है। तो अब इसे कैसे सोल्व करें? इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात तब हमें इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार से ज्ञात होगा प्यारे बच्चों, इस बिंदु बी के कारण जो द्विध्रुव होगा उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर कुछ इस प्रकार से होगी, और इसे हम क्या देंगे P1 वेक्टर। कुछ इसी प्रकार से माइनस सी के कारण माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, बिंदु ए पर स्थित है। तो इसके कारण जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार की होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, अर्थात P2 वेक्टर। अभी हमारे पास P1 वेक्टर P2 वेक्टर दो वेक्टर प्राप्त हो गए, और अब हमें इनका चाहिए परिणामी द्विध्रुव। परिणामी द्विध्रुव बेटे कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपका ये होगा परिणामी द्विध्रुव P वेक्टर। और परिणामी द्विध्रुव याद करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और परिणामी द्विध्रुव याद करेंगे बेटे। P बराबर अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और cos थीटा। कुछ इस प्रकार का ये फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे और यहाँ से परिणामी द्विध्रुव ज्ञात हो जाएगा। देखिए P बराबर अंडर रूट P1 स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों P1 स्क्वायर ये था ना P1 ऐसे, तो यहाँ से P1 की वैल्यू ये हो जाएगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? कोई भी एक आवेश, द्विध्रुव में कोई भी एक आवेश का परिमाण, चाहे वो प्लस क्यू हो माइनस क्यू हो, बट उसका परिमाण लेना है, और परिमाण क्यू, और इनके बीच की दूरी। प्यारे बच्चों इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी चित्रानुसार दे रखी थी a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज था, तो इनके बीच की दूरी a। तो ये बन गया हमारा P1। तो यहाँ पे रख देंगे इसका मान कितना QA और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार P2। अच्छा ये तो P2 था, और P1 भी यही था इसी तरीके से माइनस क्यू प्लस क्यू था ना, इसकी वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी Q और उनके बीच की दूरी A, और P2 की वैल्यू दोनों सेम ही आएगी QA का होल स्क्वायर। फिर समझिए देखिए P1 और P2 के मान ज्ञात करने हैं। P1 माइनस क्यू ये इस वाले के कारण, ये अपना P1 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस द्विध्रुव के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण बना है वो P1 वेक्टर बना है, और इसका मान कितना हो जाएगा? कोई भी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी ये a, तो ये P1 हो गया। P2 का मान भी कोई भी एक आवेश और इनके बीच की दूरी, यही आएगा सेम QA प्लस, अब देखना 2P1 की वैल्यू कितनी है बेटे? QA मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू भी QA मल्टीप्लाई कोस। अब बात आती है सर इनके बीच में कोण, इनके बीच में कोण याद रखना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा इनके बीच में? 60 डिग्री। तो यहाँ पर रख देंगे कोस 60 डिग्री। अब इसे सोल्व करेंगे हम, इसे हल करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए किस प्रकार से, P बराबर अंडर रूट QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर प्लस 2, देखो ये है QA का होल स्क्वायर 2 इंटू QA का होल स्क्वायर इंटू कोस 60 का मान होता है बेटे
1/2। देखिए cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी बेटे p बराबर अंडर रूट, देखिए एक क्यू ए स्क्वायर, फिर दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, 3QA का होल स्क्वायर। और इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने है। देखिए कितना, यहां से मैं आंसर लिख रहा हूं उसका, p बराबर √3 तो सेम रहेगा, बट इसका स्क्वायर और इसका ये वर्गमूल अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, QA। और ये जो मान आया बेटे ये आएगा परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस निकाय के कारण, यानी इस निकाय का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कुछ इस प्रकार से होगा। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन जो हमने इस लेक्चर में कवर किया। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।